नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी सोपान के और दोपहर होते होते रात गुजरते गुजरते पंजाब के अंतिम चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी का स्कोर 958, कांग्रेस का स्कोर 397 और मोदी फुस। पायलट से चुनाव होते ही बीजेपी की भयंकर हार हुई है, लेकिन बीजेपी की इस भयंकर हार के बीच राहुल गांधी ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। इस इमरजेंसी मीटिंग में भी जो खबरें आ रही हैं बाहर, उन खबरों के मुताबिक काफी तूतू मैं हुई है। यहां तक कि एक बड़े नेता ने इस बैठक के बीच से वॉकआउट भी कर दिया है। अब क्या पंजाब के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ज्ञानेश की एंट्री पूरा का पूरा खेल बदल देगी। कल पंजाब के जब आधा अधूरे नतीजे आए थे, तब भी हमने चर्चा की थी और काफी हद तक उस वक्त ही तस्वीर साफ हो गई। लेकिन अंतिम नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका और बीजेपी ज्ञानेश के सहारे क्या क्या गुल खिला सकती है, इस सब पर महत्वपूर्ण चर्चा जरूरी है। भाऊ को ले आइए, सीधे हम खबर पर आते हैं और आपको एक एक डेटा दिखाते हैं। स्वागत है भाऊ। कल हमने किया था तो बहुत अभी शुरुआती स्थिति थी, मतलब आधे नतीजे आए थे, आधा रुझान थे। अब सब कुछ फाइनल स्कोर सेटल हो चुका है। तो फाइनल स्कोर हम पहले आपको दिखा दें, सीधे खबर पर चलते हैं। भैया लाइए जरा हेडलाइन, और हेडलाइन के बाद फाइनल स्कोर दिखाइए। आपका दबदबा हाथ भी दमदार, निकाय चुनाव नतीजे में पंजाब असेंबली इलेक्शन पर क्या होगा असर। अब यह असर समझने के लिए पहले आपका दबदबा और हाथ भी दमदार देखिए। यहां पर पहले एक हेडलाइन दिखी, पता नहीं कैसे लग गई, कि जिसमें आपका दबदबा हाथ भी दमदार लिखा है। हालांकि बीजेपी की हालत जो है क्या है, उसको हेडलाइन से दूर रखा गया है, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ हद तक इस हेडलाइन में सच्चाई दिख रही है। लाइए जरा भीतर चलते हैं, स्कोर देखिए, एक एक स्कोर पूरा देखिए। 8 नगर निगम है। 8 नगर निगम में 5 नगर निगमों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है। बरनाला, मोहाली, मोगा, भटिंडा और बटाला। कपूरथला कांग्रेस जीती है और अबोहर है, ये बीजेपी के हिस्से में गई है। पठानकोट, पठानकोट में किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। पठानकोट में हंग असेंबली हो गई है, हंग हाउस हो गया है नगर निगम का। तो 8 में 5, एक एक का स्कोर है। आगे चलिए। नगर काउंसिल, जो नगर परिषद है, कई राज्यों में नगर पालिकाएं होती हैं। नगर काउंसिल 75 है। 75 में आम आदमी पार्टी 40, कांग्रेस 18, शिरोमणि अकाली दल 10, बीजेपी 4 और अन्य 3। ये 75 में मतलब आधे से ज्यादा अकेले आम आदमी पार्टी के पास है। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और अन्य, इन सबको जोड़ा जाए तो भी इनसे ज्यादा कांग्रेस है। अब कांग्रेस को अपने आंतरिक हालातों पर चर्चा करने की जरूरत थी, जो राहुल गांधी ने शुरू भी की है इस नतीजे के बाद, क्योंकि ये बैलेट के नतीजों में बीजेपी की हार ने रणनीति पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। यानी अगर बैलेट पर चुनाव होंगे तो अपोजिशन में कांग्रेस आगे रहे, आम आदमी पार्टी आगे रहे, बीजेपी के लिए चांस नहीं है। इस नतीजे ने साफ कर दिया है। नगर काउंसिल के बाद आगे चलिए। 21 नगर पंचायत थी, एक पर नहीं चुनाव हुआ, 20 पर चुनाव हुए। 20 में 11 आम आदमी पार्टी, यहां भी वही है। करीब करीब जो नगर परिषद वाली स्थिति थी वही है, परसेंटेज आप देखेंगे। 20 में 11, कांग्रेस 5, शिरोमणि अकाली दल 2, बीजेपी 1, अन्य 1, 2 2 4, इन सबको जोड़ दीजिए तो इनसे ज्यादा 5 है। हूबहू वही स्थिति यहां भी। अब चलते हैं, आप ओवरऑल जो आंकड़े सबसे ज्यादा लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ओवरऑल फिगर आती है। ये कुल निकाय है, तो कुल निकाय जो 75, 8 और ये 20 दिखाया, ये 104 है। 104 में 103 पे चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी 56, कांग्रेस 24, बीजेपी 6 और शिरोमणि अकाली दल 12। 12 6 18, ये उसके उससे जो है 24 काफी ऊपर है। और आम आदमी पार्टी 56 है। आम आदमी पार्टी, इन सबको जोड़ दीजिए तो उससे भी ऊपर आम आदमी पार्टी, सबको जोड़ने के बाद भी 24 12 36 6 42 होते हैं, वो 56 पर है।
अब ये हटाइए, सबसे जो जो अंतिम आता है नतीजा ना निकायों का, कि कितने वार्ड कुल थे, ये वार्ड रिफ्लेक्ट करते हैं, इन नतीजों से ज्यादा मूड ये बताता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे ग्राउंड की रियलिटी बताते हैं। अलग अलग वार्ड में मतलब जमीन पर फुटप्रिंट किसका है वो यहां से साफ होता है। बाकी तो बहुमत से होता है, नगर निगम में ज्यादा पार्षद जिसके हैं तो बहुमत का स्कोर वहां पे दिखने लगता है। कुल वार्ड 1977 है, 1977। आम आदमी पार्टी इसमें 958 जीती है, कांग्रेस 397, मतलब 400 करीब ये, और 950 आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का दो गुना से ज्यादा आम आदमी पार्टी जीती है। भाजपा 172, अकाली दल 192, निर्दलीय 251 और बीएसपी 7 सीट जीती है। बीजेपी और अकाली दल दोनों से ज्यादा निर्दलीय हैं, और भाजपा चौथे नंबर पर जहां कल थी बीच में, वहीं पर अभी भी है, 958, 397, 251, 192, और फिर बीजेपी 172 पर है। इस 172 में अबोहर के वार्ड होंगे, जहां पर नगर निगम में बहुमत मिला है तो वहां के वार्ड होंगे, और ऐसे जो शहरी क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्रों में जहां पर थोड़ा बहुत फुटप्रिंट रहा है, अकाली दल के साथ गठबंधन में भी कुछ एक सीटें थी जहां पर जो है बीजेपी का प्रभाव रहता था, बिल्कुल शहरी जो कोर शहरी क्षेत्र हैं वहां पर, तो वो 172, यदि 2000 में 172, ये 10% भी आंकड़ा नहीं बैठता है, ये 8% के आसपास बीजेपी पंजाब में 8% के आसपास उपस्थिति दर्ज करवाई है। 8% की उपस्थिति तब है जब लोकसभा चुनाव में भाजपा 18% वोट हासिल की थी पंजाब, 18.5% वोट मिले थे, 18.5% वाली भाजपा 8% सीटों पर सिमट गई है। 90%, 91% स्ट्राइक रेट वाली भाजपा, जो बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, जहां पर दिल्ली स्ट्राइक रेट, उसका जबरदस्त स्ट्राइक रेट, एक तरफा चुनाव जीता, लगा ही नहीं कोई मुकाबले में है, वो पंजाब में बैलेट आते ही औंधे मुंह गिरी है। अब जरा केजरीवाल को सुनवा देते हैं, फिर चलते हैं, और इससे महत्वपूर्ण हिस्सा अगला है, जो राहुल के इमरजेंसी बैठक में आपस में तू मैं हुई और सबने एक दूसरे की पोल खोल दी है। चलाइए। पंजाब में आज नगर निगम, अर्बन लोकल बॉडीज़, इनके सबके नतीजे आए हैं और आम आदमी पार्टी ने पूरा स्वीप किया है पूरे पंजाब के अंदर। ज़बरदस्त जीत हुई है आम आदमी पार्टी की सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले पंचायतों के, रूरल बॉडीज़ के नतीजे आए थे, पंचायतों के, पंचायत समिति के, ज़िला परिषद के, उसमें भी आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई थी। और अब शहरी क्षेत्रों के आज नतीजे आए हैं, इसमें भी ज़बरदस्त जीत हुई है। मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका, कि आम आदमी पार्टी के कामों पे, आम आदमी पार्टी के ऊपर इतना भरोसा किया उन्होंने, और आम आदमी पार्टी के जो अच्छे काम हैं उस पर एक तरह से पंजाब के लोगों ने मोहर लगाई है और शाबाशी दी है पंजाब के लोगों ने कि अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। और कुछ लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी शहरों में कमज़ोर है, आज ये साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी शहरों में भी बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ काम कर रही है। शहर के लोगों का भी आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरी तरह से उतना ही भरोसा है जितना रूरल एरियाज़ के लोगों का है। एक ये बात चल रही थी कि ईडी पार्टी जो है, ईडी पार्टी कह रही थी कि हम शहरों में मजबूत है। आज ये पता चल गया ईडी पार्टी बिल्कुल सफाया हो गया, ईडी पार्टी का शहरों से। और ख़ास तौर से जिस तरह से ईडी पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर पूरे पंजाब में रेड करवाई है पिछले दिनों में, आम व्यापारियों को, हिंदू व्यापारियों को जिस तरह से ईडी परेशान कर रही है पंजाब के अंदर, उसका लोगों ने बदला लिया है ईडी पार्टी से, और ईडी पार्टी का पूरा सफाया कर दिया गया पूरे पंजाब के अंदर। मैं पंजाब के लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि भगवंत मान जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही अच्छा काम जारी रहेगा। बस आप अपना प्यार और भरोसा बनाए रखिए। थैंक यू। अब जरा भगवंत मान को बड़ी बधाई मिल रही है, तो भगवंत मान को भी सुन लीजिए। नहीं भैया, कुछ दिन ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ
दो तीन मित्रों ने पूछा सी कि जी सैमीफाइनल है ये, कि मैं जवाब दिता सी कि भावें क्वार्टर फाइनल है भावें सैमीफाइनल कह लियो, पर इन्ना कह मैं रिजल्ट वाले दिन 5 बजे तो बाद तुहाडे नाल गल करूंगा। बिल्कुल उसी समय पे रिजल्ट वाले दिन 5 बजे तो बाद आपां गल कर रहे हैं। पंजाब दे लोकां नूं मैं बहुत बहुत बधाई देनी चाहना, जिन्हां ने नफरत की राजनीति नूं नकारिया, जिन्हां ने विकास के कामां नूं हां पक्की हुंगारा दिता है, जिन्हां ने धर्म के नां ते जां जाति के नां ते जिहड़ियां पार्टियां लड़दियां ने उन्हां नूं नकारिया। सैकुलरिज्म आम आदमी पार्टी के कामां नूं सराहिया। मैं उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद देनी चाहूँगा अज के नतीजों तो बाद, जिन्हों ने गर्मी के बावजूद लाइनां च खड़ के वोटां पाईयां। देख रहे थे कि बजुर्ग भी वोटां पाउण जा रहे थे और इंटरस्ट लिया ताकि लोकतंत्र जिहड़ा है उन्हें बचाया जा सके। ते जिहड़े नतीजे ने, जिस तरह मैं पहला कहा सी, तुसी जो सरपंची दी वोटां सी उदों भी तुसी कहंदे सीगे ये सैमीफाइनल है। 13,000 पिंडां चों साडे 11,000 तो उपर साडे सरपंच बन गए, पंचायतां बन गईयां। फिर जदों जलंधर दी लोक सभा दी बाई इलैक्शन आई, तुसी फिर कहा ये सैमीफाइनल है, उहदे च भी असीं जित्ते। फिर 4 बाई इलैक्शन आईयां, तुसी फिर कहा ये सैमीफाइनल है। भगवंत मान को भी सुन लिया आपने। भगवंत मान तो बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात है जो अपना क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र भगवंत मान का, उसमें किसी खाता नहीं खुलने दिया है भगवंत मान। एक तरफा क्लीन स्वीप है वहां पर। ये देखिए जश्न, देखिए जोरदार जश्न की तस्वीरें। जश्न चलने दीजिएगा साइड में। ये आम आदमी पार्टी के जीत का जश्न मानिए या भाजपा के हार का जश्न। भाऊ फाइनल नतीजे कल हमने चर्चा, अच्छा सुनवा दीजिए जरा, इसमें बाइट भी है, कुछ बाइट भी है, जश्न मना रहे हैं ਲੋਕਾਂ लोगों ਦਿਲ को। ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਧੂਰੀ ਵਾਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਤੇ 2027 ਚ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ। ये दोबारा मोहर होते हैं। के लोग हमेशा मान साहब को बहुत प्यार करते हैं और ये दोबारा मोहर लगाई है। जो विरोधियों ने यहाँ पे कूड़ प्रचार किया था, इवन रवनीत बिट्टू यहाँ पे पूरा दिन बैठा रहा सड़क पे तमाशा करने के लिए, ये लोगों का जवाब है उनके लिए। एक भी सीट बीजेपी को नहीं दी और ये मान साहब के लिए समर्थन है और थम्बिंग मेजॉरिटी आप देखेंगे। जीते भी ऐसे नहीं है माइनर वोटों पे, सब कोई 500 पे कोई 400 वोट की मेजॉरिटी पे। अभी विजुअल साइड में चला दीजिएगा, बहुत इसमें जश्न है, ढोल नगाड़े हैं तो साइड में चल जाएगा। भाऊ फाइनल नतीजे आ गए और अंतिम नतीजे भी जब हमने कार्यक्रम किया था तो चलिए अच्छी बात है कि जो हमने कार्यक्रम में दिखाया था, अगर रुझान बदल जाते, अंतिम नतीजे बदल जाते तो हमारा कार्यक्रम भी बेकार साबित हो जाता। वही अंतिम नतीजे में बदला है जो हमने दिखाया था। मोदी फुस, मोदी मैजिक कहा गया, मोदी मैजिक कहा गया, बस उसको तलाशना है। नहीं, मोदी मैजिक नहीं, वो तो मशीन मैजिक है। एम फॉर मोदी, एम फॉर मशीन हुआ है ना। तो जहां जहां इसके पहले भी बैलेट पेपर 1-2 जगह यूज हुए, वहां पे सुपड़ा साफ हुआ बीजेपी का। बैलेट रिजेक्ट्स बीजेपी, मशीन सिलेक्ट्स बीजेपी। इलेक्ट्स नहीं, सिलेक्ट्स। मशीन सिलेक्ट करती है बीजेपी को और बैलेट चुनवाती है विपक्ष को। ये एक समीकरण अब सामने आ गया है और बिल्कुल सही आ गया है। और नरेंद्र मोदी जी को यह डर था कि कांग्रेस ऐसा ही मशीनों का उपयोग करके कभी जीवन में बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देगी। लेकिन कांग्रेस ने फिर भी संविधान की इज्जत रखी। ऐतिहासिक पार्टी है, उसने लड़ा है, संघर्ष किया है, जीत हार झेलती आई है पार्टी। तो सत्ता का ही लालच नहीं था, इसलिए उन्होंने मशीनों के साथ खेल नहीं किया। नहीं तो यही नरेंद्र मोदी आपको भाषणों में मशीनों को कोसते हुए भी दिखाई दे रहे थे 2013 के बाद। अब
ये विपक्ष को कोसते हैं कि तुम मशीनों को क्यों कोसते हो। जो डर था इनको कि मशीनों का उपयोग कांग्रेस करेगी, वो ये अब खुल के करने लगे हैं। ये नतीजे बताते हैं। कल जब रुझान आ रहे थे तब भी हमने कहा था कि नतीजे करीब करीब यही होंगे, लेकिन हमने बार बार ये डर भी दिखाया था कि लोग मिठाई बांट रहे थे, लोग उत्साहित थे। हमने कहा कि इतना उत्साहित मत हो। कई नेता आम आदमी पार्टी के कह रहे थे कि इनकी औकात दिख गई है, अब सेमीफाइनल में और फाइनल में क्या होगा। भैया ये वो मैच है जहां नॉकडाउन में भी बीजेपी हारती है, उसके बाद भी सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेलती है, वहां भी हारने के बाद फाइनल में आती है। क्योंकि इस टूर्नामेंट को जो करवाता है ज्ञानेश कुमार, वो अपने कानून और अपने रूल से चलता है। उसको परंपरा, रूल, कानून कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भाजपा के लिए काम करता है, तो भाजपा के हिसाब से ही काम करेगा। मैं अभी भी कहता हूं कि सेमीफाइनल में इतने शानदार और सही कहा उन्होंने कि रूरल से लेके अर्बन तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने। पंजाब वैसा चर्चाओं में कम रहता है, और जितना भी चर्चा में रहता है वो आम आदमी के जो मुख्यमंत्री है मान साहब, उनके वक्तव्य को लेके, या उनके कोई कहता है कि वो दारू पी के आया, क्योंकि ये रूमर मॉन्गरिंग जो संस्था है आरएसएस, वो और उसकी टीम बिल्कुल लगी रहती है कि किसी भी आदमी को बेवड़ा बना दे, किसी भी आदमी को पागल बना दे, किसी को भी पप्पू बना दे, किसी को भी नकारा बना दे। ये अपने आदमी को भी गलाते हैं। मुझे याद है जोशी जी थे मुख्यमंत्री, कैलाश जोशी मध्य प्रदेश में, उन पे आरोप लगा रहा था कि वो सोते हैं, पता नहीं उनको नींद बहुत आती है। वो विधानसभा में भी सोते हैं। वो जब भी कोई जाता तो बोले नहीं सो रहे हैं। उनको कोई मिलने भी जाता था तो बोले सो रहे हैं, भले ही अंदर अखबार पढ़ रहे हो। बदनाम कर करके जोशी जी की हालत कर दी कि बेचारों को इस्तीफा देना पड़ा। ये ऐसा आदमी को ब्रांडिंग करते हैं। राहुल गांधी को पप्पू पप्पू, अब राहुल गांधी को समझ में आ गया कि अब जब तक पदयात्रा नहीं निकालेंगे तब तक ये टैग धुलेगा नहीं अपना। नहीं तो अच्छे खासे मतलब प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, जब इनके बीच में बैठते तो ये कहते थे कि अशोक जी वो सब ठीक है, लेकिन फिर कौन सत्ता में आएगा। राहुल राहुल तो पप्पू है, उसको तो कुछ समझता नहीं। ये परसेप्शन उन लोगों में था। मुझे बोलना पड़ता था, कभी राहुल से मिले हो? अरे बोले वो अजीब बात करता है, आलू दालू सोना निकालो। क्यों होता है क्या अशोक जी ऐसा? पढ़ा लिखा इंसान ऐसा? अरे मैंने बोला उसने कहा नहीं भैया। लेकिन राहुल गांधी की पदयात्रा और राहुल गांधी का लगातार संघर्ष, कम से कम वो पप्पू वाला टैग धुल गया। तो ये तो लगातार ही करते हैं। मैं अभी भी कहता हूं आपको, क्या 48 सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पे बीजेपी लोकसभा में, 20% भी नहीं, 48 में से 9, और विधानसभा में 130। कहां से आ गई भाई? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 विधानसभा भी पकड़ो तो 45 से ज्यादा हो नहीं सकती। 130 कहां से आ गई? यही 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 एवरेज होता है, 45-50। तो और तो मैं वही कह रहा हूं ना आपको, 130। आज यहां पे कितने मिले उनको टोटल वार्ड में देखा जाए तो 172। 172 वार्ड जो है वो 2 या 3 लोकसभा विधानसभा बड़े मुश्किल से कॉन्स्टिट्यूट करती है। वो भी कॉन्सेंट्रेटेड 172 हो तो मैं मानूं। 3 विधानसभा, 2 विधानसभा इनकी है, 2 विधानसभा। मैं 2 है ना, तो हम मैं एक एक्स्ट्रा देता हूं भैया, 3। इस नतीजों को भी देख के कहा मैंने, तो क्योंकि ये नगर निकाय के चुनाव होते हैं, लोकल लेवल पे होते हैं। ये सही मायने में लिटमस टेस्ट है कि गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में भाजपा कितनी है और कांग्रेस कितनी है और आम आदमी पार्टी कितनी है, ये रिफ्लेक्ट होता है इसमें। लेकिन कल बीजेपी 100 सीट लेके आई तो क्या करोगे आप? 90 सीट पे आ जाएगी तो क्या करोगे आप? इसके पहले नगर निगम में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था ममता बनर्जी ने, 200 प्लस कर दिए। क्या करेंगे आप? छोड़िए लोकसभा चुनाव, भाऊ बड़ा सवाल ये है लोगों को समझने के लिए, लोकसभा के बाद मोदी ने इस देश में ऐसा क्या किया कि एकाएक लोग मोदी 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 करने लगे। लोकसभा में बुरी तरह हरियाणा में पिटे, हरियाणा में सरकार बना ली,
महाराष्ट्र में अभी आपने बताया, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र ने रिजेक्ट कर दिया था, लात मार बाहर कर दिया, महाराष्ट्र में 90% स्ट्राइक रेट से आए। बंगाल में पिछली बार 19 के भी परफॉर्मेंस से नीचे चले गए, गोता खाने लगे, 10 के आसपास सिमट गए थे। तो उस हिसाब से विधानसभा में आती 50 सीट, पहुंच गए 200 पर, 50 की औकात थी, 200 पे पहुंच गए। कहां पर, मतलब अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे, उसके बाद किया क्या मोदी ने? इस देश में महंगाई दिया, इस देश में बेरोजगारी बढ़ाई, इस देश में पेपर लीक दिया, क्या किया ऐसा जिसकी वजह से लोग कहे कि वाह मोदी जी। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद मोदी जी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया ज्ञानेश कुमार ने किया। हाँ हाँ हाँ, सही। मोदी जी ने कह दिया कि ज्ञानेश अब आपका ज्ञान का उपयोग करो, बहुत हो गया। अब मेरी टीम बहुत दम मार के 240 हम आ गए, मतलब 180 आ गए। तुम लोगों ने 60 सीटें मेरे को दी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा, कुछ करो। तो SIR हुई, मेजर जोल्ट, उनके वोट काटो, अपने वोट जोड़ो। महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा के बीच में दबा के चुनाव वोट दिया गया, जोड़ा गया। बाकी सब राज्यों में लोग मर जाते हैं, लोग स्थानांतरित होते हैं, महाराष्ट्र में नहीं हुए। महाराष्ट्र में लोग पैदा हो गए, बाहर से लोग स्थानांतरित हो गए। 5 महीने में तो रिकॉर्ड बन गया था, रिकॉर्ड बन गया। 5 महीने में क्या लोग जुड़े हैं। और एक जगह करीब करीब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा जुड़े। ये सारा डाटा लेके जब एक नेता हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, इसको ठीक करो। उन्होंने कहा हाँ थोड़ा टाइम लगता है, ठीक करेंगे। फिर वो नेता हाईकोर्ट में गया, सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुन नहीं रहा है आपकी। बोला सर अब लोकसभा चुनाव घोषित हो गए लोकसभा इसी लिस्ट पे, अब मैंने अभी विधानसभा चुनाव घोषित हो गए, अब विधानसभा चुनाव भी इसी लिस्ट पे होंगे। अब उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब लोकसभा वाली लिस्ट पे करो ना। बोला नहीं अभी वो उसको टाइम लगेगा सब। अब हाईकोर्ट ने भी कहा कि अब चुनाव प्रोसेस चालू हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब इसी फर्जी लिस्ट पे चुनाव होंगे। आ गए भैया, जीत के आ गए, सारी विधानसभा जीत ली। लेकिन कांग्रेस की मीटिंग, एक विधायक ने अपने भाषण में बोला, हाँ अरे मैं तुम लोगों के भरोसे रहता तो हार जाता, ही तो अच्छा हुआ मैं दूसरी जगह से वोट लेके आया, तब जाके जीता। हाँ, 20,000 वोट की बात की थी उसने, 20,000 वोट की बात की वोट। तो उसको बाद में बोले नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूं कि भाई लोग वापस आ गए थे वोट करने 20,000 उस टाइम पे मेरे लिए, ऐसा बोला मैंने। बताओ, एक विधानसभा में 20,000 लोग आने लगे, तो फिर महाराष्ट्र में उस समय मतलब हज में क्या लोग जाते हैं, अगर एक विधानसभा में 20,000 लोग आएंगे, करोड़ों लोग मैंने वही तो कहा। अभी भी वो सवाल, उस सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा है कि लोकसभा और विधानसभा में इतने वोट कैसे बढ़े। जो पिछले 5 साल में नहीं बढ़े वो 5 महीने में बढ़ गए। फिर उनको लगा कि यार ये बड़े ये लोग ये सब बहुत ढूंढने लगे, ये लोग ये पकड़ में आते हैं। फिर ममता बनर्जी ने वो यूनिक UPI दे दिया कि भैया यूनिक नंबर इधर भी है उधर भी है। वो ज्ञानेश कुमार बोला नहीं गड़बड़ हो सकती है, हम चेक करते। उनको लगा नहीं इनको बहुत, अब एक काम करो, नया एक SIR घोषित करो, इनके मतदाता काटो, अपने जोड़ो। क्या बिहार के चुनाव में ये डाटा सामने नहीं आया कि यूपी के लग के जो भी बिहार की विधानसभाएं हैं उसमें यूपी के मतदाता घुसड़े गए? क्या सबूत 5-5 हजार की लिस्ट आई थी, बहुत सारे सबूत आए थे। कांग्रेस की मीटिंग पर चलते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, मुख्य हिस्सा इधर निकल गया। जरा दिखाइए क्या हुआ है मीटिंग में। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी गंभीर नाराजगी जाहिर की।
उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि आलाकमान केवल मैराथन बैठकें कर रहा है, जबकि जमीनी हकीकत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बाजवा ने इन नतीजों को एक बड़ी चेतावनी बताते हुए बैठक खत्म होने से पहले ही वहां से वॉकआउट कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है अगर ऐसा हुआ। 3 घंटे बिल्कुल। बैठक थी, 3 घंटे लंबी बैठक थी। आगे चलिए। 3 घंटे राहुल और खड़गे मीटिंग किए। उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब एक वरिष्ठ नेता ने बिना नाम लिए पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर सीधा हमला बोल दिया। राजा वड़िंग को लेकर बहुत सारी शिकायतें, वहां भूपेश बघेल और इनकी जो जोड़ी है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता अपने खुद के गृह क्षेत्र में पार्टी को जीत नहीं दिला सका, वह भला पूरे पंजाब में कांग्रेस को कैसे जिताएगा। दरअसल राजा वड़िंग के प्रभाव वाले इलाके में कांग्रेस को 19 में से 18 सीटों पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इनका स्ट्राइक रेट देखिए, मोदी जी से मुकाबला कर रहे हैं राजा वड़िंग। तो ये हारने, वो जीतने बनाते हैं हारने का रिकॉर्ड। 19 में से जो इसका इलाका था, 19 में 18 कांग्रेस हारी है। इसके विपरीत ये भी देखिएगा, इसके विपरीत पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के गृह क्षेत्र में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 में से 11 सीटों पर कब्जा जमाया है। इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद चन्नी का कद अचानक काफी बढ़ गया है। पार्टी के भीतर अब प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यदि राहुल गांधी मंजूरी देते हैं तो चन्नी के अलावा सुखजिंदर रंधावा, विजय इंदर सिंगला और गुरजीत राणा रेस में शामिल हैं। चलिए अब जरा बाइट होगी, अगर सारी खबर हो गई है तो मीटिंग के बाद, रात में मीटिंग चली है लंबी, 3 घंटे लंबी। उस मीटिंग के बाद सामने कौन आएगा? सामने तो आएंगे भूपेश बघेल, क्योंकि प्रभारी हैं। तो बघेल को सुनिए जरा, चला दीजिए विजुअल के साथ। पंजाब के हमारे सारे स्टेट लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे एलओपी राहुल जी और केसी वेणुगोपाल जी के साथ बैठक हुई और बहुत विस्तार से चर्चा हुई, क्योंकि अब पंजाब के चुनाव हैं, चंद महीने रह गए हैं और रणनीतिक मामलों में विस्तार से चर्चा की गई है कि हम लोगों को एकजुट होकर पंजाब की जनता के बीच में जाना है। और पंजाब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी। और इस प्रदेश में हमें जीतने के लिए जो कदम उठाने हैं, खड़गे साहब और राहुल जी और वेणुगोपाल जी ने हम सबको निर्देश भी दिए हैं और बहुत जल्दी कार्यक्रम बना के हम लोग मैदान में उतरेंगे। बघेल साहब, एक बार फिर चर्चा परिवर्तन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब का नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, क्या उसमें सच्चाई है? क्या पार्टी सोच रही है? यही जगह है और 4 महीने पहले केसी वेणुगोपाल जी ने स्पष्ट कर दिया, उसके बाद उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग पंजाब के चुनाव में हम लोगों को जाना है और सबको एकजुट होके जाना है। भगवंत मान के सरकार के जो भ्रष्टाचार है, जो कानून की व्यवस्था जो खराब करके रखा है और केंद्र की सरकार जिस प्रकार से रवैया है और जिसका नुकसान पूरे पंजाब को हो रहा है, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। भूपेश बघेल को आपने सुना, नतीजे आंकड़े बोलते हैं। मैं प्रताप सिंह बाजवा सही है, भूपेश बघेल, वड़िंग, चन्नी, कौन सी छोड़िए, आंकड़े बोल रहे हैं। चन्नी के क्षेत्र में 13 में 11 कांग्रेस जीती और राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके क्षेत्र में 19 में 18 कांग्रेस हारी। भाव कांग्रेस का भविष्य तो इसी में दिख गया। देखिए, छोड़िए इसके नतीजे, इसमें तो भाजपा की हार पर हम चर्चा कर रहे थे निकाय चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत लोग कह रहे थे कि पंजाब में कांग्रेस का वक्त आ गया, इस बार कांग्रेस आएगी पंजाब में। सवाल ये है कि कांग्रेस को नेतृत्व कौन दे रहा है? जो अपने राज्य में सबसे ज्यादा चांसेस जहां चुनाव जीतने के थे, सरकार वापस आने के थे, छत्तीसगढ़, वहां बघेल साहब ने अपने ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को, जिनको वो पसंद नहीं करते थे, हरवाने का भरकस प्रयास किया। इसमें सत्ता खो बैठे। 5 साल पूरे केंद्र ने दिए थे उनको, कोई बदलाव नहीं।
5 साल मनमानी तरीके से चौरसिया मैडम के हाथ में सरकार देके ये पैसे के हिसाब में लगे हुए थे। चौरसिया मैडम जेल में। जिन लोगों ने, जो महाभ्रष्ट लोग थे, जिसको अभी जमानत मिली कोर्ट से, टूटेजा जो नान घोटाले में था, जिसके ऊपर एक्शन लेने के लिए इन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र प्रधानमंत्री को लिखा था जब ये विपक्ष में थे। सत्ता में आने के बाद टूटेजा को सबसे नजदीकी अधिकारी बना के 5 साल तक भ्रष्टाचार के बीच बोए। फिर बीजेपी सत्ता में आई तो टूटेजा जेल में गए। ये बघेल जो अपनी सत्ता नहीं संभाल पाया, ये पंजाब में सत्ता देगा। प्रॉब्लम कांग्रेस का ये है सबसे बड़ा, क्योंकि बघेल एटीएम रहा है हमेशा। बघेल ने दबा के पैसा दिया है कांग्रेस में, जो बैठते हैं वहां ऊपर वही तुनतुना बजाते हैं उनको। बघेल का यूएसपी क्या है मुझे बताइए? अपने स्टेट में डुबो दिया पार्टी का। जहां जहां बघेल गए, बताइए मुझे, बघेल जहां जहां गए क्या रिजल्ट रहा? एक पंजाब जो राज्य जहां पोटेंशियल है बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस वहां पे कोई हरा नहीं सकता था कांग्रेस को। परमानेंट कांग्रेस जैसी गुजरात में बीजेपी बैठी है वैसी पंजाब में बैठ सकती थी। अकाली दल हाशिए पे चला गया था। आम आदमी पार्टी को जगह किसने दी वहां पे? कांग्रेस ने दी। अच्छी खासी सरकार चल रही थी, एक मस्करे को आपने उठा के सामने प्रोजेक्ट कर दिया, अध्यक्ष बना दिया। हाँ, सत्यानाश उसने किया पार्टी, जितने पार्टी का सर्वनाश किया वो। क्या प्रियंका गांधी जी के टीम को जरूरत थी पंजाब में मुंह मारने की? क्या जरूरत थी? जहां जहां प्रियंका गांधी की टीम पहुंची है वहां वहां सत्यानाश हुआ है। यूपी 2.5% पे लेके आए थे। आसाम देखिए क्या हश्र हुआ। आपको जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऐसा आदमी चाहिए जो रणनीतिकार हो, सिर्फ पैसे का हिसाब करने वाला नहीं हो। बघेल पैसे का मास्टर है। राजनीति की रणनीति थोड़ी भी जानता तो अपना सत्ता खो नहीं देता। और इतनी बुरी स्थिति है कि आज सबसे, यदि भ्रष्टाचार ज्यादा है कहीं बीजेपी का तो छत्तीसगढ़ में है। लेकिन वहां कोई एजिटेशन आपने सुना? कोई आंदोलन सुना बीजेपी वालों का, कांग्रेस वालों का? वहां बीजेपी के लोग ज्यादा प्रखर है सरकार के भ्रष्टाचार को लेके, लेकिन कांग्रेस हाशिए पे है। क्योंकि बघेल वहां अपने ही चमचों को रखेगा जो बीजेपी की पूर्ण रूप से मदद करेगी। कहां है सिंहदेव बाबा? कहां गए? परसों टीएस सिंहदेव ने परसों आमरण अनशन शुरू किया था। एक मामले में अनशन शुरू किया, लेकिन किसी ने अनशन शुरू किया तो उसमें टीएस सिंहदेव ने कम से कम शुरुआत की थी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। मैं वही कहता हूं भाई, ऐसा है सिंहदेव की मदद करने के लिए कोई कांग्रेसी चला जाए, उसका समर्थन करने चला जाए तो बघेल जी नाराज होते हैं। बघेल जी नाराज मतलब केसी वेणुगोपाल जी नाराज। इसका मतलब कांग्रेस में आपका भविष्य खत्म। एक धाकड़ उम्मीदवार कांग्रेस का कोरबा से चुनाव हारता है, रेवेन्यू मिनिस्टर अग्रवाल। किसने हराया उसको? कांग्रेस वहां कैसी हारी, इसकी समीक्षा हुई है अभी पार्टी में? अब देखिए, आपको मैं खबर बता दूं, इसलिए ये खबर जरूरी है बताना। इसलिए छत्तीसगढ़ में पूर्व उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने मई 26 के अंत में सूरजपुर, विश्रामपुर जगह है, में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज आर्म्स एक्ट मामले को रद्द करने और थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया। लगभग 18 घंटे के अनशन और विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन द्वारा मांग माने जाने पर नारियल पानी पी के अनशन समाप्त किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आर्म्स एक्ट लगा फर्जी, उसको रद्द करवाने के लिए और थाना प्रभारी हटाने के लिए अनशन कौन कर रहा है? 18 घंटे अनशन किया। टीएस सिंहदेव उम्र के हिसाब से पर्याप्त अनशन किया। 18 घंटा बहुत होता है टीएस सिंहदेव उम्र के हिसाब से। 18 घंटे अनशन किए।
और सरकार झुकी, आर्म्स एक्ट हटाने पर, थाना प्रभारी हटाने, दोनों पे झुक गई। 18 घंटे का अनशन चला। साथ किसने दिया? कहीं कहीं नेशनल मीडिया ने, कहीं नेशनल कांग्रेस ने, मैं कहूं कांग्रेस, भूपेश बघेल, कहीं कहे कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बैठे बघेल के अनशन को लेके क्या राहुल गांधी या किसी का ट्वीट आया? हाँ हाँ, टीएस क्या सिंहदेव मीडिया डिपार्टमेंट ने क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ली? क्योंकि ये सारे करने से वेणुगोपाल जी नाराज होंगे, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि बघेल जी नाराज होंगे, सिंहदेव को हाँ। कैसा साथ दिया। आपने चुनाव के टाइम पे शैलजा को भेजा वहां जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, जिस शैलजा ने हरियाणा में अपनी सरकार नहीं बनने दी, वो हरियाणा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन। मतलब कांग्रेसियों के पास तो मतलब ऐसे एक एक गिन के हीरे हैं। जिसका जो ट्रैक आदमी रिकॉर्ड चुनाव है, के समय बाजी का। चुनाव के समय दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली का सबसे बड़ा नेता लंदन भाग जाता है चुनाव लड़ने के डर से, अजय माकन। अब वो इंडिया में तमाम बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होते हैं तो उनको भेजा जाता है। अजय माकन हो गया, शैलजा हो गई, भाई सचिन पायलट को राजस्थान में ही करने दो जो कुछ करना है अभी। अशोक गहलोत तो अब हाशिए पे चले गए, राजस्थान में ही उसको झोंक दो, उसको छत्तीसगढ़ देंगे, उसको 10 जगह देंगे। उनको भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो कांग्रेस में रहेंगे कि बीजेपी में जाएंगे। नहीं सबका शैलजा गुटबाजी की, अगर कहा जाए गुटबाजी में जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट वो शैलजा है, उनको छत्तीसगढ़ में भेजा जाता है। जो राज्य कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है, जिस राज्य में, उसमें भेजा जाता है। गुटबाजी दुरुस्त करेगा। शैलजा को अब उत्तराखंड भेजा गया है, जहां कांग्रेस फिर गुटबाजी में, कांग्रेस में इतने गुट हैं, नए नेता से लेकर के, और हरीश रावत, हरक रावत, गणेश गोदियाल, कितने पूछो मत। वहां शैलजा भेजा गया। अब शैलजा तो वहां एंट्रीज पहले ही अपना तय कर लेगी कि कौन सा गुट ज्यादा सुविधा प्रदान करने वाला है, बस वही गुट हो गया। कौन सा गुटबाजी खत्म करने के लिए वो नेता चाहिए जिसका इतना बड़ा दिल हो कि जो कभी खुद गुटबाजी न किया हो। जितना छोटा दिल वाला जो खुदे गुटबाजी करता रहा, वो गुटबाजी खत्म करने जाता है। बघेल को टीएस सिंहदेव के अनशन पर एक स्टेटमेंट देना चाहिए था। भूपेश बघेल का साथ में जाके खड़ा होता। सिंहदेव कोई छोटा नेता तो था नहीं। बघेल से पुराने टीएस सिंहदेव हैं, उम्र में बड़े हैं, तजुर्बा में सीनियर हैं। एक ट्वीट कर देता, आप तो साथ जाने करो, एक ट्वीट कर देता कि हमारे वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव जी अनशन कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता टीएस बाबा के साथ खड़े रहे, हम भी खड़े हैं। तो अरे जिस टाइप की राजनीति करते आशीष जी, इन्होंने तो फोन करके बोला होगा कि ख्याल रखना कौन कौन आता है, जरा लिस्ट बनाना मुझे, साथ में कौन खड़ा होता है। चलिए खैर, हमें इजाजत दीजिए अभी, क्योंकि पंजाब के नतीजों में बीजेपी की भयंकर हाल से लेकर के और कांग्रेस के भीतर के हाहाकार तक सबकी चर्चा हमने की, इसलिए इतना वक्त लगा। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।